everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर है द इंडियन रेनेसांस, जहां पर सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स की बात करेंगे इंडिया में। सोचो बच्चों, एक ज़माना था जब इंडिया सो रहा था। देश था तो महान, लेकिन लोगों के मन सो रहे थे। अंधविश्वास, जाति भेद, पुराने बंधनों ने लोगों को जकड़ कर रखा था। फिर आया एक वक्त जब नई सोच के दिए जलने लगे। वेस्टर्न एजुकेशन ने लोगों को एक नई सोच दी। सोचो और सवाल करो, और इसी सोच ने जन्म दिया इंडियन रेनेसांस को। एक ऐसा समय जब लोग खुद को पहचानने लगे थे। एक तरफ राजा राम मोहन रॉय ने सती जैसे जुल्मों को हमारे देश से हटाया, दूसरी तरफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने कहा कि शिक्षा सबके लिए है। अब आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने कहा कि वेदों की तरफ वापस जाओ, और फिर स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने कहा कि देश की सेवा ही असली भक्ति है। और सर सईद अहमद खान ने कहा इल्म और साइंस से ही उम्मत तरक्की करेगी। वहीं पर सिखों ने सिंह साहब और अकाली मूवमेंट के जरिए अपने धर्म और सभ्यता को एक नया रूप दिया। इन सब को मिलकर कहा जाता है द हीरोज ऑफ इंडियन रेनेसांस। उन्होंने देश को सिर्फ मॉडर्न नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने देश के लोगों का सोचने का तरीका बदल डाला। तो चलिए हम मिलकर ये समझते हैं कि कैसे रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुई और कैसे उन्होंने एक सोई हुई संस्कृति को जगाकर अब इस देश को एक जागृत संस्कृति बना दिया। तो चलो शुरुआत करते हैं द इंडियन रेनेसांस की। तो शुरुआत करते हैं वेस्टर्न एजुकेशन के इम्पैक्ट से। तो पहले लोगों को ऐसा लगा कि ये एक बर्डन है इंडियंस के ऊपर, ये वेस्टर्न एजुकेशन, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग बन गई। लोग नए तरीके से सोचने लगे, तो लोगों की सोच रैशनल, लिबरल और प्रोग्रेसिव हो गई। अब नई जनरेशन्स जो इंडिया में थी वो मॉडर्न आइडियाज़ के साथ डेवलप हो रही थी और ओल्ड ट्रेडिशंस को क्वेश्चन भी करने लगी। Now happened the birth of new awakening, so this spread the modern ideas, gave rise to the new awakening। और इंडिया जो स्लेव था कुछ फ्यू फॉरेनर्स के हाथों, अब उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू किया अपना पोटेंशियल और अपनी स्ट्रेंथ, और ये हमारे लिए एक रियल वेकअप कॉल थी। इट वॉज टाइम टू मूव फॉरवर्ड एंड एज द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एडवांस। तो जैसे बाकी सारी दुनिया एडवांस हो रही थी, अब ये इंडियंस का भी वो टाइम था जब वो आगे बढ़ सकते थे। नाउ देयर वाज द शॉक ऑफ एनस्लेवमेंट। अब क्या था कि लोग जो थे वो, उन्हें समझ आया कि वो स्लेवरी में हैं और फॉरेनर्स आके उनको, फॉरेन रूल जो है वो उनको अपने अंदर स्लेव बना रहा है। इंडियंस ने ये बात रियलाइज़ की एंड दे रियलाइज द नीड ऑफ द सोशल एंड द रिलीजियस रिफॉर्म्स टू एंड द स्टेगनेशन। तो अब सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स स्टार्ट हो गए ताकि अब इस स्लेवरी को, स्टैग्नेशन को हटाया जा सके जो पिछले 200 सालों से चल रही है। सो द रिफॉर्मर्स वांटेड टू मॉडर्नाइज द सोसाइटी विदाउट लूजिंग द इंडियन वैल्यूज़। तो वो ये तो चाहते थे कि इंडियंस अपनी स्ट्रेंथ को समझे, इंडियन सोसाइटी मॉडर्नाइज हो, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि इंडिया अपनी वैल्यूज़ लूज़ करे। सो बेसिकली देयर वॉज अ शॉक। ठीक है, इंडियन को स्लेवरी का शॉक तो लगा ही था, लेकिन अब लोगों में रियलाइजेशन स्टार्ट हुई और अब स्टार्ट हुए रिफॉर्म्स। ठीक है, अब सबसे पहले देयर हैपेंड द रीडिस्कवरिंग ऑफ द इंडियाज़ पास्ट। तो जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे उन्होंने इंडिया के पुराने कल्चर को, हेरिटेज को स्टडी किया, डीपली स्टडी किया और ग्लोरियस पास्ट को रीडिस्कवर करना शुरू किया। और फिर इंडियंस को मोटिवेट किया गया टू लुक बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अपने पास्ट से चीज़ों को सीखो और अपने फ्यूचर के लिए तैयार हो जाओ। Then there was a time of self
reflection. So then happened the beginning, India began to look inward at their society's weaknesses as well as strength. तो लोगों ने अपने अंदर झांकना शुरू किया, मतलब अपनी सोसाइटी में वीकनेसेस क्या हैं और स्ट्रेंथ्स क्या हैं उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया. एंड दे फेस द इश्यूज ऑफ करप्शन, देयर वाज स्टैग्नेशन, और बहुत सारे इविल्स भी थे, लेकिन ऑनेस्टली से इन्होंने इन सारे इश्यूज को फेस करना शुरू किया. देन देयर वाज अ गोल टू रिवाइव एंड रिवाइटलाइज द इंडियन सोसाइटी थ्रू द रिफॉर्म्स. तो यहाँ पर 3 R's काफ़ी इंपॉर्टेंट थे. फर्स्ट वॉज द रिवाइवल, देन देयर वॉज द नीड ऑफ द रिफॉर्म्स एंड दे स्टार्टेड रिवाइटलाइजिंग. करेक्ट. रिवाइटल मतलब एनर्जी को वापस लाना, रिन्यू करना, रिफ्रेश करना. सो दैट दीज वर द 3 R's. नाउ कमिंग ऑन टू द नेशनल अवेकनिंग. तो इंडियन रेनेसांस इट वाज मेंटल, मॉरल एंड द सोशल रीबर्थ. मेंटल भी था, मॉरल भी था और सोशल रीबर्थ भी था, और जिसने एक मॉडर्न नेशनलिज्म के लिए एक रास्ता तैयार किया. The awakening revived the pride in the India's culture and prepared the ground for the freedom movements. Now coming on to the first person, the first reformer जिन्होंने इंडिया के रेनेसांस में अपना योगदान दिया, और उनका नाम था राजा राम मोहन रॉय. He was the pioneer of the modern India. राजा राम मोहन राय ही वॉज अ सेंट्रल फिगर इन द इंडियन रेनेसांस, और इन्हें पाइनियर माना जाता है द मॉडर्न एज ऑफ इंडिया. तो ये वो थे जिन्होंने सबसे पहले या जिन्होंने फाउंडेशन रखी टू मेक इंडिया मॉडर्न. एक नई सोच की फाउंडेशन इन्होंने ही रखी थी. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें 2 बहुत ही अहम बड़े टाइटल्स दिए थे. द फर्स्ट वन वाज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस एंड सेकंड द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. सोचो बच्चों, 2 बहुत ही बड़े टाइटल्स हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की थी रिफॉर्म एंड रीजनरेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, पुराने गलत जो अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं उनसे हटाकर एक नई दिशा दिखानी है, उस सोसाइटी को रीजनरेट करना है. देन कमिंग ऑन टू ही वॉज अ स्कॉलर एंड द लिंग्विस्टिक. तो ये काफ़ी ब्राइट स्कॉलर थे और पॉलीगॉट थे, मतलब इन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, जिसमें संस्कृत, पर्शियन, अरबिक, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और हिब्रू थे. तो इसे कैसे याद रखेंगे? इसे याद रखेंगे स्पेल गैह से. ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेजेस इनको आती थी. देन वो उनके पास अब इतनी सारी लैंग्वेजेस आती थी तो नॉलेज तो इनके पास वास्ट था ही. एंड दिस हेल्प्ड हिम ब्रिज ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न फिलॉसफी. जो ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफीज़ हैं वो ब्रिज करने में इन लैंग्वेजेस ने इनकी बहुत हेल्प की. नाउ हिज कंपैरेटिव स्टडी ऑन द रिलीजन. तो इन्होंने काफ़ी कंपैरेटिव स्टडीज़ की, मतलब इन्होंने वेदों को भी पढ़ा, हिंदुज़म के, इन्होंने इस्लाम के कुरान को भी पढ़ा, इन्होंने बाइबल को भी पढ़ा, जो ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट था दोनों को ही पढ़ा. और इन्होंने एक बात जो इनको समझ आई और जो जिसके लिए ये पूरी तरह कन्विंस थे वो ये थी कि बेसिक यूनिटी ऑफ ऑल द रिलीजन्स, कि सारे धर्म हमें एक ही चीज़ बताते हैं, तो इसीलिए हम सब यूनाइटेड होने चाहिए. सो दिस कन्विंस्ड हिम अबाउट द बेसिक यूनिटी ऑफ ऑल. चाहे हम अलग अलग तरह से भगवान को पूज रहे हैं, अलग अलग धर्मों के नाम पे पूज रहे हैं, लेकिन हर धर्म एक ही बात बोलता है. तो दिस वॉज हिज फिलॉसफी. देन हिज रिलीजियस फिलॉसफी की बात करें तो ही वॉज अ स्टाउंच बिलीवर ऑफ वेदांता फिलॉसफी, दैट इज़ उपनिषद्स को. तो वेदों को ही वो वेदों के वो फॉलोअर थे, और ही एम्फेसाइज्ड कि रीज़न होना चाहिए, आप जो भी कर रहे हो उसका रीज़न होना चाहिए. मोरालिटी एंड मोनोथिज्म, दैट इज़ वी ऑल आर, मतलब भगवान जो है वो एक ही है, बस हम उनको अलग अलग रास्तों से पूज रहे हैं, और फाइनली हम सब एक ही भगवान, मतलब एक ही क्रिएटर है यूनिवर्स का, वही एक डिस्ट्रॉयर है और वही है जिसने हम सबको बनाया है. वही क्रिएटर है, वही प्रिजर्वर है और वही डिस्ट्रॉयर है. क्लियर? सो ही एडवोकेटेड द रैशनल थिंकिंग, कि रैशनली सोचो, रीजन, लॉजिक
सोचो और ब्लाइंड फेथ को और सुपरस्टिशंस को नहीं फॉलो करना है। देन ही एडमायर्ड द फिलॉसफीज ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम ओवर देयर मॉरल टीचिंग्स। आगे बढ़ते हैं, नाउ द इम्पैक्ट ऑफ राजा राम मोहन रॉयज आइडियाज़। तो क्या इम्पैक्ट था इनके आइडियाज़ का? तो दिस लेड टू द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ द इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स, और ये उनके जो आइडियाज़ थे उन्होंने आगे आने वाले रिफॉर्मर्स जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद जी, उनको भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। एंड ही प्रोमोटेड एजुकेशन, इक्वालिटी एंड द फ्रीडम ऑफ थॉट। तो ये सारे बच्चों वो पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं और याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो इन्होंने रिलीजन की इम्पोर्टेंस पर एम्फेसाइज किया। इन्होंने बिलीव किया कि वो एक ऐसा समय था ना बच्चों जब सब कुछ रिलीजन के अराउंड घूमता था। आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, आप क्या डिसीजन लेने वाले हो, वो हर चीज़ रिलीजन के अराउंड घूमती थी। तो ही बिलीव्ड दैट रिलीजन सेंट्रल है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में। वो कुछ भी कर रहा है इंडिविजुअल की लाइफ में, उसके सोशल रिफॉर्म सब कुछ रिलीजन के अराउंड ही सेंट्रलाइज्ड है। तो मतलब रिलीजन ही सेंट्रल है। तो जो टू रिफॉर्म द सोसाइटी ही फर्स्ट सॉट टू रिफॉर्म द रिलीजन इटसेल्फ, कि पहले रिलीजन को ही रिफॉर्म किया जाए बेस्ड ऑन हिज आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म एंड वेदांतिक फिलॉसफी, दैट इज़ उपनिषद, जिनको वो बहुत मानते थे। अब उनकी जो की टीचिंग्स रही हैं, सबसे पहला है मोनोथिज्म। जैसे हमने बात की, ही वॉज द बिलीवर ऑफ वन गॉड। आप किसी भी रिलीजन से, किसी भी तरह से आप भगवान को याद कर रहे हो, बट भगवान एक ही है। ही इज़ द क्रिएटर एंड ही इज़ द प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स। एंड ही प्रीच द आइडियल वर्शिप एंड रिचुअल्स वर अननेसेसरी। तो उनका मानना था कि ये जो मूर्ति पूजा है या फिर जो हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं वो अननेसेसरी है। इम्पॉर्टेंट है प्रेयर एंड डिवोशन, सेक्रीफाइसेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। कमिंग ऑन टू द ब्रदरहुड ऑफ मैन, तो जितने भी लोग हैं, ऑल मैन आर द चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड। इसीलिए चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी रीजन के हैं, कैसे भी हैं, वो एक बराबर हैं, वो सब इक्वल हैं। एंड ही अपोज्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड द कास्ट बैरियर्स। Now the criticism of the blind rituals and the priest dominance। तो ये वो समय था बच्चों जहाँ पर priest dominance बहुत ज़्यादा थी और priest अपनी मनमानी कर रहे थे और लोगों से अपने काम करवा रहे थे। तो he strongly condemned priestly dominance, और वो बिलीव करते थे कि जो priest हैं वो लोगों को mislead कर रहे हैं, कुछ priest through the superstition and the ritualism। They also opposed social religious evils जैसे कि सती system and exploitation in the name of the religion। तो ये लोगों को कुछ ब्लाइंड फेथ से ये लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। नाउ द ट्रांसलेशन वर्क एंड एडवोकेसी। तो ही पब्लिश्ड बंगाली ट्रांसलेशंस ऑफ वेदास एंड उपनिषद, और इसका पर्पस था टू शो दैट द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऑल्सो प्रीच्ड मोनोथिज्म। तो इनको कन्वर्ट करने का, इनको ट्रांसलेट करने का रीज़न क्या था कि लोगों तक ये बातें पहुँचे कि पहले भी हिंदुइज्म में भी, उपनिषद में भी यही लिखा हुआ है, इंडियन टेक्स्ट में भी यही लिखा है कि भगवान एक है। आगे, दे मेड रिलीजियस नॉलेज एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल एंड दिस एनकरेज्ड पीपल टू रिटर्न टू द ट्रू स्पिरिचुअल एसेंस, नॉट ब्लाइंड रिचुअल्स। तो उन्होंने बोला कि लोगों को ट्रू स्पिरिचुअल एसेंस पता होनी चाहिए और उसी को एनकरेज करना है, ब्लाइंड रिचुअल्स को नहीं। Coming on to, he was also a social reformer, तो he began the crusade against the social evils which was sanctioned by the priestly class, and he believed कि जो social reforms हैं they were essential for the India's progress। तो इंडिया की प्रोग्रेस के लिए ये बहुत essential है। and 1828 में he founded the ब्रह्म समाज and later became the ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो इन्होंने ब्रह्म समाज की फाउंडेशन की थी 1828 में, ये बात आपको याद रखनी है, और बाद में इसे ब्रह्मो समाज कहा गया। पहले ब्रह्मा सभा था, सॉरी नॉट समाज, सभा था, और बाद में ब्रह्मो समाज। The movement attracted many educated young men and inspired by the liberal and the national ideas from the West।
अब ये जो ब्रह्मो समाज था, इसका मिशन क्या था? इसका मिशन था लॉन्च अ रिलेंटलेस स्ट्रगल अगेंस्ट द सेवरल सोशल इवल्स, जैसे कि सती सिस्टम, कास्ट डिस्टिंक्शन एंड अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगेमी, एंड एट द सेम टाइम इसका प्रोग्रेसिव कॉज भी थे। इन्होंने प्रोग्रेसिव कॉजेज़ को भी सपोर्ट किया, जैसे विमेन को एजुकेट करना एंड विडोज़ की रीमैरिज करना। तो ये स्लाइड भी बच्चों आपके लिए सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है। अब बात करते हैं अबॉलिशन ऑफ सती, जो एक लैंडमार्क रिफॉर्म था, क्योंकि उस समय पर ऐसा होता था कि जैसे किसी लेडी का हस्बैंड मर जाता था तो उसको भी सेम आग में कूदना पड़ता था और अपनी जान देनी पड़ती थी। ये बहुत ही मतलब उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा चलता था ये, तो इसको हटाना एक लैंडमार्क रिफॉर्म था। सो रॉयज़ मोस्ट नोटेबल कैंपेन वाज अगेंस्ट दिस क्रूअल प्रैक्टिस ऑफ सती, कि किसी को जिंदा जला देना ये सबसे क्रूअल प्रैक्टिस थी। So he used reasons, scriptures and compassion to oppose it, और उसके जो efforts थे they were supported by Lord William Bentinck, जो उस समय पर गवर्नर जनरल थे। तो इनके efforts को एक ब्रिटिशर ने भी उस टाइम सपोर्ट किया था। और 1829 में सती सिस्टम को ऑफिशियली बैन कर दिया गया, एंड दिस वॉज द हिस्टोरिक विक्ट्री फॉर द रिफॉर्मर्स एंड फॉर द ब्रह्मो समाज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑफिशियली कब सती सिस्टम को बैन किया गया था। सो दैट हैपेंड इन 1829। आगे बढ़ते हैं द लेगेसी ऑफ द ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज एक पावरफुल रिफॉर्म मूवमेंट बन चुका था, और दिस एनकरेज द रैशनल वर्शिप, सोशल इक्वालिटी एंड द विमेंस राइट, एंड साथ ही साथ इट इंस्पायर्ड लेटर रिफॉर्मर्स लाइक देवेंद्रनाथ Tagore and Keshav Chandra Sen, and this paved the way to the modern Indian society and the nationalism। तो यहाँ पर काफ़ी रैशनल वर्शिप को इनकरेजमेंट मिली, लॉजिकल वर्शिप को, और सोशल इक्वालिटी आई, साथ ही साथ विमेन को अपने राइट भी मिले। So this was all about the Raja Ram Mohan Roy ji, who was a religious and a social reformer। अब हम बात करने वाले हैं उन महान रिफॉर्मर की जिन्हें इंस्पायर किया था राजा राम मोहन रॉय जी ने ही, और उनका नाम है ईश्वर चंद विद्यासागर। ही वॉज अगेन अ ग्रेट रिफॉर्मर। ईश्वर चंद विद्यासागर जी, ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर, और ये ट्रू ह्यूमैनिस्ट थे। मतलब ये मानते थे कि इनका जो धर्म है ना वो है इंसानियत, ह्यूमैनिटी, एंड ही चैम्पियन द कॉज ऑफ पुअर एंड डाउन ट्रोडन। तो ये जो पुअर लोग थे या फिर जो नीचे वाली जाति के लोग थे जिन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, उनके लिए उनको इन्होंने सपोर्ट किया और उन्हें ऊपर लाने का, अपलिफ्ट करने का इन्होंने सोचा। इन्होंने टायरलेसली थ्रू आउट हिज लाइफ इन्होंने काम किया फॉर सोसाइटी फ्री फ्रॉम ब्लाइंड फेथ एंड ऑर्थोडॉक्सी। तो ऑर्थोडॉक्सी हटाना और ब्लाइंड फेथ को हटाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। एंड हिज नेम विद्यासागर, इसका लिटरल मतलब होता है द ओशन ऑफ लर्निंग, जो इन्होंने अपनी लाइफ में प्रूव भी कर दिया। सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो इन्होंने इक्वालिटी इन एजुकेशन के बारे में बात की, और इसमें कास्ट सिस्टम को इन्होंने हटाया। तो जब ये संस्कृत स्कूल के प्रिंसिपल बने तो इन्होंने पहली बार नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स को एडमिट किया, और जितने जो भी टैबूज थे उन सब को ब्रेक किया, और लोगों से डरे नहीं। ऑल्दो बहुत सारे लोगों ने, जो मोनोपोली थी ब्राह्मण्स की ओवर द संस्कृत एंड द वैदिक लर्निंग, उन्होंने स्ट्रांगली इनको अपोज किया, लेकिन फिर भी ना ये रुके ना ये डरे, एंड दे बिलीव्ड एजुकेशन मस्ट बी यूनिवर्सल एंड इट शुड बी इंक्लूसिव। कमिंग ऑन टू द ब्लेंड ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न थॉट। तो अब इन्हें भी वेस्टर्न फिलोसफीज पता थी, वेस्टर्न कल्चर पता था, तो अब इन्होंने ना एक बड़ा ही स्मूथ सा ब्लेंड बना दिया बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न थॉट, एंड दे वॉज अ हैप्पी ब्लेंड ऑफ द ईस्ट की स्पिरिचुअलिटी और वेस्ट की रैशनलिटी, मतलब वेस्ट का लॉजिक और रीजनिंग। And this introduced the study of the Western philosophy at the Sanskrit College, and he believed the true reform meant learning for both the traditions। तो true reform ये है कि
दोनों ट्रेडिशंस को, ईस्ट और वेस्ट को, दोनों को ब्लेंड करके लोगों को पढ़ाया जाए और लोगों को सिखाया जाए. ना ही वॉज अ चैम्पियन इन द वुमेन एजुकेशन एज वेल. तो इनका एक मास्टर स्ट्रोक, एक रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है विमेन की एजुकेशन में, अपलिफ्टिंग द स्टेटस ऑफ द विमेन इन द सोसाइटी. सो ही सपोर्टेड विमेन एजुकेशन एंड वर्कड विद J.D. Bethune to open the first girls school in Calcutta in 1849. तो ये भी आपको डेट याद रखनी है कि फर्स्ट गर्ल्स स्कूल कब खुला था इंडिया में. सो दैट हैपेंड इन 1849 एंड एज द इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल ही ओपनड 35 गर्ल्स स्कूल. तो जब वो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स बने तो उन्होंने 35 गर्ल्स स्कूल खोले. बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि उस टाइम ये माना जाता था कि जो एक एजुकेटेड लड़की होती है ना वो विडो हो जाती है. तो ये जो ब्लाइंड फेथ था ना, बहुत लोगों ने किया, फिज़िकली भी इनको मारा गया, लेकिन फिर भी ये फियरलेस रहे और डिटर्मिन्ड रहे. आगे बात करते हैं द कैंपेन अगेंस्ट द सोशल ईविल्स. तो इन्होंने पॉलीगेमी और चाइल्ड मैरिज को अपोज किया एंड ही एडवोकेटेड द री मैरिज ऑफ हिंदू विडोज़, जैसे कि आपने लास्ट में भी पढ़ा था राजा राम मोहन रॉय जी के केस में. सो ही वॉज मूव्ड बाय द मिजरीज ऑफ द विडोज़ इन बंगाल. तो बंगाल के एरिया में इन्होंने देखा कि विडोज़ कितनी मिजरेबल हैं और जिसकी वजह से उन्होंने एक बोल्ड रिफॉर्म कैंपेन स्टार्ट किया. फेस्ड थ्रेट्स, फिजिकल अटैक्स भी हुए, लेकिन ही नेवर गेव अप. कमिंग ऑन टू द विडो रीमैरिज एक्ट इन 1856, इनके एफर्ट से ही ब्रिटिशर्स ने ये एक एक्ट पास किया 1856 में एंड ही गॉट द सपोर्ट ऑफ लॉर्ड डलहौजी. ही वॉज द फर्स्ट लीगल विडो रीमैरिज took place in Calcutta in 1875, जिसे आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है. सेम उसी साल में फर्स्ट लीगल विडो रीमैरिज हुआ था. दिस मार्क द ग्रेट विक्ट्री फॉर द वुमेन्स इमेंसिपेशन एंड द मॉडर्न ह्यूमैनिटेरियन थॉट. तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी उनके लिए. देन कमिंग ऑन टू द लेगेसी एंड द नेशनल इम्पैक्ट. तो विद्यासागर के जो रिफॉर्म्स थे दे बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न इंडियन सोसाइटी और उन्होंने ही हिज वर्क इंस्पायर्ड द सोशल रीजनरेशन ऑफ इंडिया एंड देन ही ऑल्सो प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द फ्रीडम मूवमेंट. तो ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग जगी, उसका जो राइज हुआ और फ्रीडम मूवमेंट का जो राइज हुआ, उसके लिए भी इन्होंने एक तरह से अब ग्राउंड तैयार कर दिया था. he is remembered as the symbol of knowledge, जैसे ocean of learning, right, education, knowledge कहा जाता है. तो exactly he was the symbol of knowledge, courage and compassion. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे रिफॉर्मर जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती जी. स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही वॉज अ डिफेंडर ऑफ द वैदिक ट्रुथ. तो उनका मानना था कि वेदों में ही असली ज्ञान छुपा हुआ है और चलो सब वेदों की तरफ वापस चलो और उनमें जो टाइम टू टाइम इल प्रैक्टिसेस और इरैशनल थिंकिंग डाल दी गई है उसको हटाना है और वेदों के सही ज्ञान को समझना है, क्योंकि हिंदुइज्म का सही ज्ञान इन वेदों में ही लिखा है. So he was one of the greatest reformers of the Hindu society in the 19th century and it was believed that Vedas are the fountainhead of all the knowledge and contains the essence of Hinduism. इन्होंने एक vigorous campaign launch किया against irrational और evil practices जो हिंदू सोसाइटी में with time add हो गई थी और उनका मिशन था हिंदुइज्म को रिस्टोर करना to its original purity. फिर बात करते हैं द कोर बिलीव्स ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती. तो स्वामी दयानंद जी जो थे लाइक द राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने एम्फेसाइज किया रैशनलिज्म पर और वैदिक फिलॉसफी पर. उन्होंने सिखाया देयर इज़ ओनली वन गॉड, दैट इज़ मोनोथिज्म के ऊपर उन्होंने एम्फेसिस दिया. सब लोग इक्वल हैं, इक्वालिटी पे उन्होंने फोकस किया और एंड आइडियल वर्शिप और मीनिंगलेस रिचुअल्स को उन्होंने गलत बताया. फिर अटैक ऑन द सोशल इविल्स. तो जो ब्रह्मा प्रीस्ट थे ना, उन्हें ब्लेम करते थे, दे वर ब्लेम्ड बाय दयानंद जी कि वो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं और इरैशनल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहे हैं और इन्हीं इरैशनल प्रैक्टिसेस को हमें अपनी सोसाइटी से हटाना है. तो उन्होंने बोला कि ये जो ब्राह्मण प्रीस्ट हैं इनको हमें
इनको हिंदुइज्म को इनको फ्री करना पड़ेगा। सो इन्होंने सोचा कि इन ब्राह्मणों से हिंदुइज्म को फ्री करना है फ्रॉम द प्रीस्टली डोमिनेंस, और इन्होंने आर्य समाज की फाउंडेशन, आर्य समाज को मतलब उन्होंने आर्य समाज की फाउंडेशन लेकी इन 1857 टू रिफॉर्म द रिलीजन एंड द सोसाइटी। अब क्या था, इन्होंने बहुत सारे सोशल इवल्स पे अटैक किया, जैसे कि आर्य समाज ने अपोज किया कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी को और चाइल्ड मैरिज को। साथ ही साथ इन्होंने सपोर्ट किया एजुकेशन और विडो रीमैरिज को। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड द डीएवी मूवमेंट। तो वो बच्चे जो डीएवी में पढ़ते हैं उन्हें पता है द फुल फॉर्म इज दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। एंग्लो वैदिक स्कूल्स, तो यहाँ पर इंडियन तड़का भी था और वेस्टर्न मसाला भी यहाँ पर डाला जाता था। तो यहाँ पर क्या था कि जब दयानंद जी की डेथ हो गई तो उनके फॉलोअर्स ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स बनाना शुरू किए, और जिनका एम था कि हम ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग भी प्रमोट करेंगे, साथ ही साथ हम वहाँ पर वेस्टर्न साइंटिफिक स्टडीज़ भी डालेंगे। सो दैट वाज द रीज़न। एंड नाउ द सिस्टम प्रमोटेड सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग द इंडियंस, और जिससे मॉडर्नाइज हुई इंडियन एजुकेशन वाइल कीपिंग इंडियन कल्चर अलाइव। आगे बढ़ते हैं। द लेगेसी ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती जी। सो ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने हिंदूज़ को सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रिफॉर्मिस्ट ज़ील दी। इन्होंने लोगों को ना जगाया एक तरह से, एंड इंस्पायर्ड द नेशनल प्राइड एंड ब्रॉट देम बैक टू द वेदास। इक्वालिटी को प्रमोट किया, एजुकेशन और रैशनल फेथ को प्रमोट किया, और ये लोगों को मॉडर्न हिंदू रिफॉर्म्स के रूट्स तक लेकर गए। देन जो इनका आर्य समाज था, इट बिकेम वर्ल्ड वाइड फ्रेमवर्क फॉर मॉरल एंड द सोशल अपलिफ्टमेंट। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट रामाकृष्ण परमहंस। रामाकृष्ण परमहंस एक मिस्टिक सेंट थे बंगाल के, एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड स्पिरिचुअल लीडर, मतलब जिन्हें लोग बहुत ज़्यादा मानते थे 19th सेंचुरी में। तो वो एक मंदिर के, बंगाल का एक मंदिर दक्षिणेश्वर काली टेम्पल के प्रीस्ट थे, एंड ही वॉज नोन फॉर हिज मिस्टिकल टेम्परामेंट एंड डीप स्पिरिचुअल, मतलब वो एक सिंपल सी लाइफ जीते थे, लेकिन उनकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज थी वो इतनी ज़्यादा डीप थी कि वो लोगों को इंस्पायर करते थे। दे अट्रैक्टेड स्पिरिचुअल सीकर्स, जो स्पिरिचुअल सीकर्स थे वो भी उनके पास आते थे, स्कॉलर्स भी आते थे, सोशल रिफॉर्मर्स भी आते थे ऑल ओवर इंडिया। और इनकी जो टीचिंग्स और इन्फ्लुएंस था, तो इन्होंने सभी रिलीजन्स को बुलाया कि सब रिलीजन्स एक ही सेम ट्रुथ की तरफ जा रहे हैं, और इन्होंने रियलाइज़ किया कि लोग अलग अलग पाथ में हैं, लेकिन सबका मेन गोल एक ही है। ही टॉट यूनिवर्सल लव, टॉलरेंस एंड फेथ इन द गॉड, और साथ ही साथ इन्होंने एम्फेसाइज किया इनर रियलाइजेशन ओवर द रिचुअल्स एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी एज द सर्विस ऑफ गॉड। कि इनर रियलाइजेशन, रिचुअल से ज़्यादा है कि अंदर से रियलाइज़ करो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों की सेवा करते हो तो वो भगवान की सेवा के बराबर ही है। तो उनके फॉलोअर्स ने उन्हें एक डिवाइन विजडम का एक रूप माना है, राइट। एंड ही ऑल्सो इन्फ्लुएंस स्वामी विवेकानंद जी, जो इनके बड़े ही फेमस डिसाइपल थे। तो रामाकृष्ण जी ने विवेकानंद जी को इंस्पायर किया एंड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ स्पिरिचुअल यूनिटी। तो स्पिरिचुअल यूनिटी के लिए इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को इंस्पायर किया। विवेकानंद जी बाद में रामकृष्ण मठ के, मॉन्क्स के लिए जो मठ बनाए जाते हैं, और रामकृष्ण मिशन फॉर सोशल सर्विस एंड एजुकेशन के फाउंडर बने। और उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी आज साथ में कंबाइन हुई, एंड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग विद द सोशल रिफॉर्म्स। सो दीज ऑर्गेनाइजेशन कंबाइंड with the spiritual training, राइट। तो सोशल रिफॉर्म्स के लिए स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट थी। सो लाइफ एट द दक्षिणेश्वर टेम्पल, तो क्या था कि एक बड़े ही आम से प्रीस्ट थे जो दक्षिणेश्वर काली टेम्पल में थे इन 1858 बंगाल में, एंड दिस टेम्पल वॉज बिल्ट बाय रानी रश्मोनी, द काइंड हार्टेड जमींदार ऑफ कोलकाता।
अब इनका जो डिवोशन था, हिज डीप डिवोशन और सिंपल लाइफ ने बंगाली एलिट्स को भी और वहाँ के कॉमन लोगों को भी अपनी तरफ इंस्पायर किया, और इन्हें चाहे एक घर चलाने वाला हो, एक हाउस होल्ड हो या फिर एक मॉन्क हो, उन सब ने इन्हें अपना एक स्पिरिचुअल गुरु माना। रामकृष्ण ने अपनी सिंप्लिसिटी, अपने ट्रूथ और सेल्फ डिवोशन के साथ लोगों को इंस्पायर भी किया और इन्हीं चीज़ों के लिए लोगों को एम्फेसाइज भी किया। तो STS, सिंप्लिसिटी, ट्रूथ एंड द सेल्फलेस डिवोशन। दे अर्ज्ड पीपल कि कास्ट, क्रीड और रिचुअलिज्म से ऊपर उठो, right? So this was his urge to the people, and he inspired the ideas of spiritual democracy, that God lives in every soul. आप अलग अलग तरह से भगवान की तरफ जा रहे हो, लेकिन एंड गोल सबका एक ही है, सब एक ही ट्रूथ की तरफ जा रहे हैं। रामकृष्णा's मैसेज एंड लेगेसी, तो उनकी जो लाइफ है, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उन्होंने मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म की फाउंडेशन रखी। His disciples carry forward his legacy through education, charity and the service. अब बात करते हैं सर सईद अहमद की। तो 1817 से 1898 तक इनका टाइम था। सो ही वॉज अ मॉडर्न मुस्लिम रिफॉर्मर एंड ही वॉज वन ऑफ द फॉरमोस्ट रिफॉर्मर्स इन द 19th सेंचुरी। ये एक लॉयर थे अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इनका एम था टू रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइज द मुस्लिम कम्युनिटी। और ये मानते थे कि प्रोग्रेस तभी पॉसिबल है जब लोग पढ़े लिखे होंगे और लोगों की थिंकिंग रैशनल होगी, लॉजिकली लॉजिकली सोचेंगे, रीज़न को ढूंढेंगे। नाउ व्हाट वर हिज बिलीव्स एंड हिज विजन? तो ही एडवोकेटेड मुस्लिम लर्निंग इन इंग्लिश एंड द वेस्टर्न साइंटिफिक थॉट्स, एंड ही हेल्ड कुरान एज ओनली अथॉरिटेटिव Islamic text, और he opposed blind faith, superstition and ritualistic customs। तो वही बात जो बाकी सोशल रिफॉर्मर्स ने बोली, एग्जैक्टली ये भी उन्हीं बातों पे एम्फेसाइज कर रहे थे। ही एनकरेज रैशनलिज्म एंड फ्री थिंकिंग, कि लॉजिकली रैशनली रीज़न ढूंढो और वैसे सोचो, और फ्री थिंकिंग को इन्होंने एनकरेज किया। बिलीव्स एंड विजन्स में ही स्ट्रांगली प्रमोटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सेइंग कि हिंदू एंड मुस्लिम्स आर द टू आईज ऑफ द ब्राइड, और वो ब्राइड है इंडिया। सो एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड द इंस्टीट्यूशन, तो ये एजुकेशन में बिलीव करते थे कि अगर लोगों को अपलिफ्ट होना है ना, तो उन्हें पढ़ना पड़ेगा। सो ही स्पेशली इंग्लिश और साइंस में तो वो मुस्लिम्स को अपलिफ्ट करना चाहते थे। एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ MAO कॉलेज, यानी कि मोहन मदान एंग्लो ओरिएंटल स्कूल इन 1875, और बाद में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। its first principal was Theodore Beck, who was an Englishman. अब बात करते हैं, द मूवमेंट ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन द मॉडर्न एजुकेशन एंड इट बिकेम टू बी नोन एज द अलीगढ़ मूवमेंट, और इन्होंने मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट किया, अपहोल्डिंग द इस्लामिक वैल्यूज़। तो मतलब अपनी वैल्यूज़ नहीं भूलनी है, लेकिन मॉडर्न बनना है, साइंटिफिक एजुकेशन होनी चाहिए, लोग रैशनली सोचें और इन बंधनों से, जो पुराने बंधन हैं, जो इलॉजिकल है, इरैशनल है, उनसे दूर हो जाएं। सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो इन्होंने भी पॉलीगैमी को, चाइल्ड मैरिज को और डिवोर्स को, इन सब को इन्होंने अपोज किया। ही एनकरेज्ड वुमेन एजुकेशन, कि अगर वुमेन की पोजीशन को सोसाइटी में अपलिफ्ट करना है तो उनकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ही रिजेक्टेड सेंट वर्शिप एंड पेयर कल्ट, द ब्लाइंड रेवरेंस ऑफ द रिलीजियस फिगर। तो इन सब को, जैसे हिंदुइज्म में प्रीस्ट डोमिनेंस को अपोज किया गया, रिजेक्ट किया गया, वैसे ही यहाँ पर पीर कल्ट को रिजेक्ट किया गया। ही अर्ज्ड मुस्लिम्स टू अडॉप्ट मॉडर्न वैल्यूज़ एंड द रैशनल बिहेवियर। अब इनकी लेगेसी है द अलीगढ़ मूवमेंट। तो अलीगढ़ मूवमेंट एक कॉर्नर स्टोन है ऑफ द मुस्लिम सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स। ही एनकरेज्ड अ ब्लाइंड ट्रेडिशनल इस्लामिक एंड वेस्टर्न साइंटिफिक ब्लेंड, नॉट ब्लाइंड, ब्लेंड ऑफ, एक तो ट्रेडिशनल इस्लामिक नॉलेज होनी चाहिए, मतलब जो अपना कल्चर है उसको नहीं भूलना है, लेकिन जो मॉडर्न आइडियाज़ हैं उन सब को पढ़ के, जो वेस्टर्न साइंटिफिक लर्निंग है, इन सब को ब्लेंड करके हमें एक बेटर इंसान बनना है और अपनी सोसाइटी को बेटर बनाना है।
इन्होंने सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और नेशनल प्राइड को प्रमोट किया अमंग द मुस्लिम। दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न मुस्लिम एजुकेशन इन इंडिया। आगे बात करते हैं द रिफॉर्म्स अमंग द सिख। तो सिख में भी देयर वाज अ राइज ऑफ द सिंह सभा विच वाज सेट अप इन अमृतसर एंड लाहौर। पर्पस था टू प्रमोट रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स अमंग द सिख्स एंड दिस वर्क टू रिवाइव द सिख प्राइड एंड एजुकेशन एंड इट ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड द खालसा कॉलेज इन अमृतसर। इट ऑल्सो प्रमोटेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट एंड द पंजाबी लिटरेचर टू स्ट्रेंथन द कल्चरल आइडेंटिटी। आगे बात करते हैं अकाली मूवमेंट और गुरुद्वारा के रिफॉर्म्स की। तो सिख रिफॉर्मर्स ने ना एक अकाली मूवमेंट को लॉन्च किया बाद में, विच वॉज लेड बाय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दैट इज SGPC। इसका एम क्या था? एम वॉज टू एंड द करप्ट कंट्रोल ऑफ गुरुद्वाराज बाय महंट्स। तो जो प्रीस्ट और मैनेजर्स हैं जो गुरुद्वारास को कंट्रोल कर रहे हैं और करप्ट हैं, उनके डोमिनेंस को ख़त्म करना। मूवमेंट सॉट टू रीस्टोर द रिलीजियस प्योरिटी एंड डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट ऑफ सिख इंस्टीट्यूशंस। अकालीज सक्सीडेड इन फ्रीइंग गुरुद्वारास फ्रॉम द महंत कंट्रोल। तो इनका मेन था कि गुरुद्वारास को इन महंत्स के कंट्रोल से फ्री करना है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दी सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स? कि सिख की आइडेंटिटी को और एजुकेशन को रिवाइव करना, मॉरल डिसिप्लिन और इक्वालिटी को प्रमोट करना, पंजाबी लैंग्वेज और कल्चर को स्ट्रेंथन करना और SGPC के बिकेम द सिंबल ऑफ सिख गवर्नेंस। और ये जो मूवमेंट थी इससे रिलीजियस यूनिटी और सोशल अवेयरनेस भी आई सिख लोगों में। तो जैसा कि हमने देखा कि हर कल्चर में, हर रिलीजन में एक ही चीज़ थी, रिफॉर्म्स लाना, अपनी वैल्यूज़ को, अपने ट्रेडिशंस को नहीं भूलना, इरैशनल थिंकिंग से दूर होना और मॉडर्न आइडियाज़ को, साइंटिफिक तरीकों को बीच में लाकर खुद मॉडर्न बनना, अपनी सोसाइटी को बेटर बनाना, अपने रिलीजन को बेटर बनाना। तो एग्जैक्टली हर जगह ये रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे और इसमें हमारे इन रिफॉर्मर्स ने बहुत ही मेजर रोल निभाया है। सो आई होप चैप्टर क्लियर है। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछो या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ अपनी क्लास को बुक कर लो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।